दोनों एक ही स्कूल से पास आउट हुए थे। 12th के एग्जाम्स के बाद काफ़ी साल हो गए थे उससे मिले हुए। पर एक दिन हम सबको स्कूल पे रीयूनियन फंक्शन पे बुलाया गया। बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना बाकी रह गया। ये सोचकर मैं उसको अपने घर पे इनवाइट की। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वो डॉक्टर बन चुकी थी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और उसको अपने कुछ यादगार एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बोली। बातों बातों में स्निग्धा ने मुझसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गई। बात उन दिनों की थी जब स्निग्धा सर्जन के पोस्ट पे अपॉइंटेड होकर एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हुई थी। वहाँ पे ज्वाइन करते ही उसे एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट के ऑपरेशन के लिए कहा गया। जो डॉक्टर उससे पहले स्निग्धा की जगह अपॉइंटेड हुआ करते थे, ये उन्हीं का केस था। स्निग्धा उस पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के बिल पेमेंट ना कर पाने के कारण उस दिन ऑपरेशन नहीं कर पाई। उसी रात स्निग्धा की नाइट शिफ्ट भी थी और उसे कुछ पेपर वर्क्स भी कंप्लीट करने थे। वो अपने केबिन में बैठकर वही काम कर रही थी। तब शायद रात के करीब 1 बजे होंगे जब उसके केबिन में एक लड़की जख्मी हालत में अचानक हड़बड़ी में घुस आई। ये देखकर स्निग्धा बोल उठी, अरे आप कौन हो? कि ऐसे कैसे यहाँ पे घुस आए आप? और इतनी जख्मी हालत में, मिट्टी लगे हुए कपड़े आपके, हुआ क्या है? चलिए आपका फर्स्ट एड करवाना बहुत जरूरी है। बाहर चलिए, मैं किसी नर्स या वार्ड बॉय को बुलाती हूँ। वो लड़की अचानक स्निग्धा को रोककर बोली, रुकिए डॉक्टर, मैं बस आपसे कुछ बातें करने आई हूँ यहाँ। आज मैं ऑपरेशन का फीस जमा नहीं कर पाई, इसलिए मेरे पापा का ऑपरेशन रुक गया है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा का ऑपरेशन कैसे भी आप करवा दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी ये आखिरी रिक्वेस्ट रखते तो। स्निग्धा जवाब में बोली, पर ये कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल का अपना रूल है, उसको मैं ऐसे तोड़ नहीं सकती। ये सब कुछ मेरे हाथ पे नहीं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर सकती जिसके लिए मुझे खुद अपनी नजरों में गिरना पड़े और मुझे उसकी सजा मिले। वो लड़की एक दर्द भरी मुस्कुराहट अपनी शक्ल पे लाकर बोली, मैं तो ऑपरेशन के लिए पैसे ला चुकी होती, पर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाई। इसलिए मैं आपके पास ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ, बस आप ही हो जो मेरे पापा को बचा सकते हो। स्निग्धा ने कहा, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बैठिए और बताइए मुझे, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। वो लड़की मायूस होकर बोली, अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। फिर भी अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मेरी एक कहानी सुनने के बाद मेरे पापा के लिए प्लीज कुछ कीजिएगा। काफी बार हमने ये बात नोटिस की होगी कि किसी हाईवे के पास एक बोर्ड टंगी हुई रहती है जहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे रुकना मना है, लेकिन किसी किसी को शायद ये बात उतनी हजम नहीं होती। इस बात को इग्नोर करके वो बस कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर रुक ही जाते हैं। जतिन रात के वक्त अपने ऑफिस के काम के बाद लौट ही रहा था। रेडियो पे तब उसने अपना फेवरेट रेट्रो सॉन्ग चला रखा था। जतिन उस गाने को सुनकर खुद भी गुनगुनाने लगा। अचानक बीच हाईवे के पास उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी
जो शायद लिफ्ट के लिए इंतज़ार कर रही थी। जतिन को अच्छा लगा ये सोचकर कि अब ये सफ़र तन्हा नहीं काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की अकेली भी थी। तो इंसानियत के नाते जतिन ने कार रोकने की सोची, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई होगी। वैसे जतिन बहुत ही साफ दिल का था, लेकिन कई बार उसने इस जगह के बारे में काफ़ी र्यूमर्स भी सुने थे। ये भी सुनी थी कि शायद यहाँ काफ़ी लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस किया है। रात को काफ़ी बार कई लोगों ने एक खूबसूरत लड़की को बीच रास्ते देखी, पर जिस किसी ने उस लड़की को देखी उसकी उसी हाईवे में आगे जाकर मौत हो गई। लेकिन जतिन इन सब बातों पे और भूत प्रेतों पे इतना यकीन नहीं कर पाता था। इसी वजह से उसने कार रोककर अपने कार के विंडो पेन को नीचे किया और पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? जवाब में उस लड़की ने कहा, जी हाँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वो देखिए, मेरी कार पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से बंद पड़ गई है। मेरे जो ड्राइवर हैं वो पेट्रोल लेने गए हैं, पर अभी तक वापस नहीं आए। मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ सही नहीं। बाकी की बातें मैं आपको रास्ते में बताऊंगी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ये कहकर वो लड़की कार के अंदर आकर जतिन के नेक्स्ट सीट पर बैठ गई। जतिन मन ही मन खुश हुआ और गाड़ी को स्टार्ट करके पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? उस लड़की ने कहा, फिलहाल तो मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। आपके पास मोबाइल है? मुझे कॉल करना था। जतिन ने तुरंत सर हिलाकर अपना मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। लड़की ने किसी नंबर पर डायल करके कहा कि कॉल तो लग ही नहीं रही है। जतिन ने पूछा, आप किसे कॉल कर रही हैं? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? तो लड़की ने जवाब में कहा, नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करती हूँ। ये कह के वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे बहुत परेशान होते हुए देख जतिन को लगा कि शायद मुझे उसे पूछ ही लेनी चाहिए कि आखिर बात क्या है। लेकिन उसके लिए शायद पहले एक दूसरे का नाम जानना ज़रूरी है। तो ये सोचकर जतिन ने कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की ने कहा, जी, पूजा तिवारी। जतिन ये सुनकर अचानक से थोड़ा चौंक पड़ा, क्योंकि उसके ऑफिस के लोगों ने भी यही नाम का जिक्र किया उस कहानी को बयां करते हुए जो इस हाईवे के एक्सीडेंट से रिलेटेड है। जतिन के ऑफिस के कॉलीग्स का कहना था कि एक खूबसूरत सी लड़की हाईवे पे लेट नाइट लिफ्ट के लिए खड़ी हुई दिखती है। वहाँ से गुजरते हुए लोगों को और जिस किसी को भी वो लड़की दिखती है, उनकी ही आगे जाकर मौत हो जाती है। जिस किसी ने भी उसको लिफ्ट देकर मदद की, उन्हीं की ऐसी मौत हो गई। काफ़ी लोग जो कार में बैठे हुए उस लड़की को देखते हुए भी अपना कार नहीं रोके, उनकी यही बातें आगे जाकर रूमर्स बन गई। जतिन एक पल के लिए डर गया, पर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है ये सब एक इत्तेफाक हो। यही सोचकर जतिन ने अपने आगे की बात छेड़ी। वो बोला, मैं तो आज ऑफिस के काम में उलझकर लेट हो गया ऑफिस से निकलने में, वरना आज आपको मुझसे लिफ्ट नहीं मिल पाती। और ये रास्ता भी ठीक नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए। यहाँ इतने रात को यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। कुछ दिन पहले यहाँ किसी की मौत हुई है, आपको पता है इस बारे में? पूजा ने कहा, अच्छा, पर मैं भी क्या करती। यहाँ अचानक से ये मुसीबत आएगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने पापा को हॉस्पिटल पे
देखने जा रही थी, पर मेरे कार की वजह से सब गड़बड़ हो गई। ऊपर से मेरा ड्राइवर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जतिन ने सहानुभूति से कहा, ठीक है, अब आप चिंता मत कीजिए। अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आप अकेली जा रही थी क्या? पूजा ने जवाब में कहा, एक्चुअली इस शहर में मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स और पूरा परिवार दूसरे शहर में है, पर मेरे पापा का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए यही सोचकर मैंने उन्हें यहाँ एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट की है। जतिन ने कहा, कहाँ काम करते हैं आप? पूजा बोली, मैं वो। जतिन उसको बीच में रोककर बोला, जाने दीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं। मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे मैं भी यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। जॉब की वजह से मैं यहाँ अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा परिवार सिर्फ मेरी पत्नी और मेरा 2 साल का बच्चा है। मेरी पत्नी तो उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ आपके पिताजी भी एडमिट है। मैं अपनी पत्नी को मिलने ही जा रहा था, पर कुछ रोज पहले कुछ ऐसा हुआ कि जतिन को बीच में रोककर ही पूजा बोल उठी, आपको कैसे पता कि मेरे पापा जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ आपकी पत्नी भी एडमिटेड है? मैंने तो आपको अब तक ये बताया ही नहीं कि मेरे पापा किस हॉस्पिटल में एडमिट है। जतिन मुस्कुराकर कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि आप एक लुटेरे गैंग के मेंबर हो। हर रात आप इसी तरह लिफ्ट मांगकर लोगों को बातों में उलझाकर अपने साथियों को उन्हीं लोगों के मोबाइल से कॉल करके बीच रास्ते उन्हें बुला लेती हो और फिर उन्हें मारकर उनका सारा सामान और पैसा लूटकर भाग जाती हो। इस बात से पूजा चौंक जाती है और डर के पूछती है, कौन हो आप? पुलिस? देखिए, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया। अपनी पापा की बीमारी, उसका खर्च उठाने के लिए मेरी नौकरी की सैलरी काफ़ी नहीं थे। मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी अपने साथियों के बारे में। बस मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे परिवार की पूरी इज्जत डूब जाएगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे सिवा मेरे पापा को देखने वाला कोई और है ही नहीं। जतिन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, जब उस दिन मैंने आप सबसे ये कहा था कि मुझे और मेरी बीवी को जाने दीजिए, सब कुछ ले लीजिए, पर हम दोनों की जान मत लीजिए, तब सबसे पहले आपको ही लगा था कि ये करना ठीक नहीं, क्योंकि हम दोनों आपके लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं। फिर आज मैं आपको क्यों जाने लूं? मेरी बीवी उस दिन दर्द से कतरा रही थी। आज वो कोमा में है। मेरी मौत हो चुकी है। जतिन को छोड़ दीजिए। और आपको लग रहा है कि मैं तो मेरी जान ले आपको जाने दूंगा? पूजा को ऐसा लगता है जैसे कि इस सर्दी की रात में भी उसके माथे से पसीने छूट रहे, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे धीरे जतिन की तरफ मुड़ी और उसका चेहरा देखने के लिए अपनी पलकें उठाई, पर वो देख नहीं पा रही थी जतिन के चेहरे को।
क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। डर से कांपते हुए आवाज में पूजा बोली, मतलब मगर उसे तो हमने मार डाला था। फिर 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 आप कौन हो? ये ऐसा कैसे हो सकता है? जतिन फिर बोल उठता है, यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि मुझे आज ये मौका फिर से मिलेगा। इतनी जल्दी मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। पर तुम्हें देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जाने से पहले अपने परिवार को याद कर लो, क्योंकि मेरी तरह अब तुम भी उन्हें कभी अपनी मौत का कारण बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। उन्हें भी ये मौत हादसा ही लगेगा। पूजा चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई भी मदद के लिए बाहर था ही नहीं। कोई तो मदद करो। आखिर में चलती हुई गाड़ी से डर के मारे पूजा कूद जाती है। जख्मी हालत में पूजा अपने बंद होते हुए आंखों से देख पाती है कि वो कार अंधेरे और कोहरे में धीरे धीरे गायब हो जाती है। इतना बोलकर ही वो लड़की चुप हो गई। स्निग्धा अब तक शांत होकर सब कुछ सुन रही थी। अब वो उस लड़की को बोली, ये पूजा कौन है? आप तो अपनी कहानी बताने वाली थी ना? वो लड़की अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। उसके बाल उसके शक्ल को छुपाए हुए थे। वो धीरे से बोली, मैं ही हूँ पूजा। अब तो आप मेरे पापा का ऑपरेशन फ्री में करवा दोगी ना? स्निग्धा उठकर दरवाजे के बाहर जाकर वार्ड बॉय को बुलाकर लाई, पर जब वो वहां वापस आई तो वहां पर कोई नहीं था। स्निग्धा ने आगे मुझसे ये कहा कि उसने बाद में पूजा के पापा का ऑपरेशन फ्री में करवा दिया था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लगा था कि पूजा को उसकी गलती के लिए सजा मिल चुकी थी। कहा जाता है कि उस हाईवे में आज भी जतिन की तलाश जारी है जहां की ये घटना है। और अगर आप रात के 11:30 बजे अपनी कार में ड्राइविंग करते हुए उस हाईवे से गुजरे, आपको भी शायद सफेद रंग की कार जो जतिन का था वो दिख जाए। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे आके चेक कर रहे थे। ये कहानी है आकाश की। आकाश, जिसके एम्बिशंस और ड्रीम्स हमेशा जीतने के थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी हार मानना सीखा ही नहीं। वो चाहता तो था कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर हायर स्टडीज करे, पर बाद में वो पेरेंट्स के कहने पर एमबीए करके एक एमएनसी पे अपॉइंटेड हुआ। इस ऑफिस में सब कुछ सही था, ह्यूज सैलरी, हाई पोस्ट और एडजस्टेबल कोलीग्स। पर एक बात सही नहीं थी, यहाँ कोई भी रात को रुकना नहीं चाहता था, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। पहले पहले आकाश को भी समझ नहीं आता था, पर एक दिन उसे सच का पता चल ही गया। और सच क्या था, ये जानने के बाद आकाश दूसरे लड़कों या लड़कियों की तरह डरा नहीं, बल्कि वो तो और खुश हो गया। सच कुछ ऐसा था कि सबका मानना था कि रात में यहाँ तरह तरह की आवाजें आती है। उनको लगता है कि शायद यहाँ किसी रूह का वास है। एक बार किसी सिक्योरिटी गार्ड को इस ऑफिस की जिम्मेदारी पे लगा दिया गया था, पर वो भी अगले दिन इस ऑफिस के अंदर मरा हुआ पाया गया। पुलिस ने भी अब वो फाइल क्लोज कर दी है। ये सब सुनने के बाद आकाश कुछ बोला ही नहीं। वो मन ही मन खुश होकर सोचा, ये तो मेरे लिए एक मौका है कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे कुछ काम करूं। किस्मत मुझे इस ऑफिस में लेकर आ गई। अब तो मैं इस ऑफिस से ही अपनी वो इच्छा पूरी करूंगा जो मेरे बरसों का सपना था। पर जब उसने अपने बॉस को
इस बात के लिए मनाने की कोशिश की, उसे नाइट शिफ्ट करने के मौका दिया जाए, तो वो किसी भी कीमत पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। फिर आखिर में बॉस हार मान ही गए। आकाश ने ये भी शर्त रखी कि उस रात वो वहाँ अकेला रहेगा। पर इस बात से आकाश की गर्लफ्रेंड रेशमा को बहुत प्रॉब्लम थी। रेशमा, जो उसे बचपन से जानती थी, बचपन की दोस्ती से कब ये रिश्ता बदल गया और वो सगाई तक पहुंच गई, वो उनको खुद भी नहीं पता। रेशमा को आकाश ने जब अपने प्लान के बारे में बताई तो वो एक ही पल में भड़क गई और बोल उठी, यार ये तेरे दिमाग पे जो भूत चढ़ी होती है वो कब उतरेगी? इसको उतारने के लिए मैं क्या करूं? आकाश हंसकर बोला, तुम कुछ मत करो, बस मेरा साथ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आकाश को पता था कि रेशमा को कैसे मनाया जाए। बस फिर क्या था, उस रात आकाश ने उस मौके को ना गंवाने की ठान ली। शर्त के मुताबिक उस रात ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड भी अलाउड नहीं थे। मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया, पर ऑफिस के ठीक बाहर जो गार्ड बैठा हुआ होता है वो उस दिन अपने घर चले गए। इन सब बातों के लिए आकाश के बॉस को राजी करवाना बहुत मुश्किल तो था, पर उनको आखिर मानना ही पड़ा, क्योंकि आकाश एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ ऑफिस का एक होनहार एम्प्लॉय भी था। इन सब के बाद रात को बैठे बैठे वो रेशमा की फोटोज ही देख रहा था अपने लैपटॉप में। माँ बाप की याद बहुत आती है इस अनजान शहर में। रेशमा और मम्मी पापा को कुछ सालों बाद जब यहाँ से ट्रांसफर लेकर वापस आएगा तभी अपना सारा टाइम उनको दे पाएगा। यही सब बस सोचता जा रहा था आकाश कि अचानक से उसे लगा कि पीछे किसी की आहट थी। वो उठा और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां तो कोई था ही नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसके आगे कदम बढ़ते गए वैसे वैसे किसी और के कदमों के चलने की आहट उसे सुनाई देने लगी। उसकी बूट की आवाज के साथ साथ किसी की पायल की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हर एक कदम चलते हुए आकाश खुश होता गया। बहुत जल्द आज मुझे पहली बार किसी रूह का सामना करने का मौका मिलेगा। मन ही मन मुस्कुराता हुआ आकाश ने ये सोचा। ठीक उसी पल आकाश को लगा कि क्यों ना मैं एक बार फिर से मुड़कर देख लूं। वो फौरन मुड़ा और उसे इस बार निराश नहीं होना पड़ा। उसके सामने इस बार एक ही बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। उसके बाल, उसकी आंखें और उसकी प्यारी सी शक्ल। आकाश एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। इतनी बला की खूबसूरती देखकर उसे लगा कि क्या ये सच में रूह हो सकती है? मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। फिर उसने फौरन उसको पूछ लिया, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? फिर वो लड़की या जो कोई भी थी, कोई जवाब न देते हुए अचानक से मुड़कर चली गई। आकाश को लगा हद हो गई, रो को भी अब मनाना होगा क्या? लड़कियों वाले नखरे अभी गए नहीं इसके। मजाकिया अंदाज रखने वाला आकाश अपने मजाक को ऐसे सिचुएशन में भी नहीं रोक पाया। वो पीछे पीछे जाने लगा उस लड़की के, पर वो देखा एक जगह जाकर वो लड़की रुक जाती है। अरे ये क्या, रूही भी कॉफी पीती है क्या? आकाश हंसता हुआ सोचा। वो लड़की कॉफी मशीन के पास आकर कॉफी मग भर के बस पीने के लिए रेडी होने ही वाली थी कि उसी मग को लेकर वो पीछे मुड़ी। आकाश हंसता हुआ बोल पड़ा, यार तुम भूतनियों के शौक भी अब तक सेम ही है क्या? अभी भी तुम कॉफी पीती हो? और क्या शौक रखती हो आप, हमें भी बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आप आखिर इस ऑफिस से क्या चाहती हो? ये जगह छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्या राज है तुम्हारे?
यहाँ रहने के पीछे? बताओ मुझे भी। वो लड़की अभी भी शांत खड़ी थी और चुपचाप बिना कुछ बताए आगे बढ़ने लगी। इस बार आकाश को बड़ा गुस्सा आया। ये क्या है? मैं इसको इतने सवाल किए जा रहा हूँ और ये मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही, अनदेखा और अनसुना करके जा रही है। आकाश गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैंने कहा रुक जाओ, बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुमको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। उसका रास्ता रोककर आकाश ने इस बार कुछ सोचे बिना ही उसको छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर तुम मुझे अपने राज मुझसे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी मुक्ति करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़की इस बार इधर उधर नजरें घुमाती रही, मानो कि वो कुछ ढूंढ रही हो। फिर आकाश को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि वो डर गई है। आकाश ने कहा, डरो मत तुम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ, डराने के लिए नहीं। मुझे तुम अपना दोस्त भी मान सकती हो। मुझे इन सब की आदत है, मुझसे अपनी कहानी बांट सकती हो। ऑफिस के सारे लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हारे आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। वो लड़की इस बार बिना किसी बात के आकाश की बात खत्म होने से पहले ही दरवाजे की तरफ भागने लगी। आकाश चीखता चिल्लाता हुआ उसे रोकने के लिए बोलते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। लड़की भागते भागते मेन डोर तो पहुंच गई, जहां सिक्योरिटी बैठा हुआ था। पर आज तो सिक्योरिटी रहने वाला था ही नहीं, क्योंकि आकाश ने उसको कुछ पैसे थमाकर कहा था कि आज बाहर से मेन गेट लॉक करके जाओ, सुबह तक आ जाना, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आकाश उस लड़की के पीछे जाते हुए देखता है कि वो लड़की लॉक डोर को खींच खींच के किसी से मदद मांगती हुई सुनाई देती है। आकाश लड़की से ये कहते हुए उसके कंधे पे अपने हाथ रखते हुए बोलता है, आखिर ये सब क्या है? क्या तुम मजाक कर रही हो? इस ऑफिस की कोई कोलीग तो नहीं तुम, जो बस यूं ही मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये कोई प्रैंक तो नहीं? लेकिन अगले ही पल आकाश उस रूह को छू नहीं पाता है, जैसे कि वो खुद एक हवा का झोंका हो। वो यानी आकाश खुद। अगले दिन उस लड़की की लाश उसी ऑफिस के मेन गेट पे मिलती है। कहानी कुछ इस तरह से थी कि कभी आकाश ने शर्त लगाई थी, पर अपने ऑफिस के कोलीग से आज से 5 साल पहले। तब से लेकर आज तक ये कहानी हर साल दोहराई जाती है। इस ऑफिस में आवाजें आती जरूर थी रात के सन्नाटों में, पर वो किसी और की नहीं। लेकिन जिस दिन आकाश की डेड बॉडी मिली, वो भी उसी मेन गेट पे मिली थी। और तब से आकाश को इस ऑफिस में 5 साल से उसी रूह की तलाश है। हर शनिवार आकाश इंतजार करता है कि उसे वो रूह दिखेगी। गलती से अगर कभी किसी एम्प्लॉय ने यहाँ फिर भी सैटरडे को नाइट शिफ्ट में रहने की सोची, आकाश उसी को वो रोज उसका पीछा करता है और उसको इसी तरह डराता है। एक अनजान तरीके से उन एम्प्लॉय की मौत हो जाती है। कुछ ऐसी ही अनसुलझे राज और कहानियां हमेशा बहुत से आत्माओं से रूबरू करना की, ताकि उनके बारे में आप जान सके। इसी चाहत में काफी वक्त हम भी बिताते हैं, काफी राजों के पीछे हम भी घूमते रहते हैं। लेकिन अगर इसी चाहत से अपने आप को उकसाना जरूरी है, तो ये भी याद रखिए अगली बार कि इससे इसका खतरनाक अंजाम क्या हो सकता है। और ये समझकर ही
अगली बार उनको जानने की कोशिश कीजिएगा, वरना हो सकता है आपका भी अंत आकाश जैसा हो।